हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जैसा आपसे बात की थी कि हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th की जो मैथ है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज। तो आज ये फर्स्ट डे है, क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट डे है। आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपके सामने जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, उस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। तो बहुपद में क्या क्या होता है, और जैसा कि आपको पता है सिलेबस में अगर कुछ थोड़ी बहुत कटौती हुई होगी तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर भी आपको क्या, अगर आप कुछ चैप्टर छोड़ देंगे तो आपको लास्ट में पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए आप यहाँ वो सारे चैप्टर कवर करो जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूड थे। तो हम सीधा अपने चैप्टर पे आते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? हमारे ख्याल से अच्छे ही होंगे। तो अच्छे हैं तो आज की शुरुआत करते हैं कुछ नए ढंग के साथ। चलो यहाँ देखो, क्लास 10th की मैथ है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं पॉलिनोमियल बहुपद। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछेगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होते हैं? मोस्टली बहुपद क्या होते हैं, आप क्या जानते हो बहुपद के बारे में? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद वे होते हैं जिसमें कम से कम एक चर हो, जिसमें कम से कम, हाँ एक बात हो, यहां मैं लिख रहा हूं चरराशि और यहां मैं लिख रहा हूं अचर राशि। जिन स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी यहां से जानकारी प्राप्त करेंगे। चर मतलब कोई भी वर्णमाला का, आपके अल्फाबेट का कोई भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है आपके अल्फाबेट का। एक्स वाई जेड ए बी सी डॉट डॉट आप जेड तक कुछ भी ले सकते हो। अचर राशि में कोई नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले सकते हो। यानी चर राशि की बात करें तो एक्स वाई जेड यानी ए से लेकर जेड तक आप कोई भी यूज कर लो। और अचर राशि की बात करें तो 1 2 3 नंबर, मतलब जितने भी नंबर है उन सबको आप यूज कर सकते हो। तो ये बातें हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो बहुपद में क्या होता है? बहुपद में मोस्टली ये होता है कि बहुपद में कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए, कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए, और चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। सॉरी, चर की न्यूनतम घात जो 1 होनी चाहिए। चर की न्यूनतम घात 1, जैसे मैंने बोला x प्लस 2 एक बहुपद है क्योंकि चर की न्यूनतम घात कितनी है? 1 है। और ध्यान देना पॉजिटिव की भी पावर होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव की भी होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान देना। तो चर की अधिकतम घात कितनी हुई? चर की न्यूनतम घात यहाँ पर 1 हुई। जैसे हमने बोल दिया 3x प्लस 2, ये भी क्या है? ये भी क्या है? बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब ये जैसे हो गया, अब ये सब कैसे बहुपद हैं? आपसे कोई पूछेगा भैया x प्लस 2 कैसे बहुपद हैं, तो बताओगे x प्लस 2 कैसे बहुपद हैं? ये एक रैखिक बहुपद है, ये एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की न्यूनतम घात 1 होती है, चर की अधिकतम घात कह सकते हो 1 होती है। न्यूनतम घात बोलेंगे तो बहुपद कहलाएगा जिसमें चर की न्यूनतम घात 1 हो। और मैं रैखिक बहुपद की बात करूं जिसमें चर की घात 1 हो, वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अच्छा, हमने आपके सामने 2 एग्जांपल लिखे, x प्लस 2 3x प्लस 2। क्या आप हमें बताओ 1/x माइनस 1 क्या एक बहुपद है? 1/x माइनस 1 एक बहुपद है? ये एक बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? आपको पता है हमारे जो बहुपद का समीकरण, जैसे तो हमने आपसे बोला द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है कुछ इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। कभी आपने ऐसा 1/, के फॉर्म में देखा, 1/, के फॉर्म में देखा? तो जब भी बटे के फॉर्म में कोई भी बहुपद लिखा होगा, सॉरी बहुपद तो ही नहीं सकता नंबर, तो जब ऐसे बटे के फॉर्म में कोई नंबर या कोई व्यंजक ऐसे लिखे होंगे तो क्या होगा? वो बहुपद नहीं होंगे। जैसे हमने बोल दिया √x प्लस 3 ये बहुपद है, √x प्लस 3 ये बहुपद नहीं है। हमने क्या बोला? चर की न्यूनतम घात कितनी हो? 1 हो। यहाँ क्या है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 3, कहाँ पावर 1 हुई? पावर 1 कहाँ हुई? तो ये बहुपद कहलाएगा? नॉट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं। x की पावर 1/2 हो गया तो बहुपद पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है? यहाँ लिख दिया गया √x प्लस 3 लिख दिया गया। क्या ऐसे हो सकता है? मान के चलिएगा 1/3
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या ऐसे हो सकता है? ये भी इम्पॉसिबल। हमने अभी अभी बोला कि अगर ऐसे बटे के फॉर्म में रहेगा, यानी अंश और हर के फॉर्म में होगा तो बहुपद कभी नहीं हो सकता। अंश और हर के फॉर्म में होगा तो बहुपद कभी नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूं आपके, पहला हो गया रैखिक बहुपद। बहुपद आपके 3 टाइप के मैं आपको यहां बता दूंगा। बहुपद में आपके 3 टाइप यहां बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद की। ये पहला हो गया, ये हो गया रैखिक बहुपद। दूसरा हो गया आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा हो गया आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, पहला नंबर रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या आएगा? x प्लस 2, 3x प्लस 2 डॉट डॉट हो जाएगा। मतलब जिसमें एक चर राशि हो, इसमें एक चर राशि हो बहुपद जरूर कहलाएगा। और चर की न्यूनतम घात अगर एक हो तो वो रैखिक बहुपद। चर की न्यूनतम घात एक घात नहीं है, किसी नंबर पर घात ना लगी हो तो ऑलरेडी 1 इसके पावर में होता है। नहीं, किसी भी नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर हमें मिलना है, तो क्यों पगला रहे हो आप? 2 की पावर 1 पर होगे तो 2 ही मिलता है। चाहे जितने भी नंबर्स की पावर 1 लगा लो, हमेशा वही मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद में इसमें चर की न्यूनतम घात क्या हो, चर की अधिकतम घात क्या हो? 2। चर की अधिकतम घात 2, या ऐसे कह लो इसमें चर की घात 2 होगी, वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। सिंपली इसमें चर की घात 2 होगी, वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कामा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां कोई भी आगे अचर राशि लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं द्विघात का व्यापक समीकरण बात करूं, इसका जो व्यापक समीकरण होता है, जिसका व्यापक मतलब जिससे ये बना है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। जिसका व्यापक समीकरण कैसे होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में ये होता है ax स्क्वायर। देखो a का मतलब कोई अचर राशि, यहां 3 लगा दी गई, x का मतलब x आ गया, फिर b का मतलब यहां चर राशि, कोई अचर राशि लगा दी गई, और फिर c मतलब 3 हो गया। ये बात समझ गए आप हमारी? हाँ, इसको आप जरूर नोट करिएगा। ये द्विघात का व्यापक समीकरण है, यानी अगर द्विघात का समीकरण आपको लिखना हुआ तो आप इसी टाइप का लिखोगे। ये मेरी बात को नोट करिएगा। अब मैं बात करता हूं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ये हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया। और दूसरा हो गया 4x क्यूब प्लस, यहां लिखते हैं 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। ये सब क्या हो गए? ये त्रिघात बहुपद हो गए। इसमें घात, अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ये त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। अच्छा, ये तो द्विघात का, ये तो व्यापक समीकरण इसका द्विघात का हो गया। अब त्रिघात का व्यापक समीकरण देखो, त्रिघात का, यहां देखो त्रिघात का, ये होता है ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इस फॉर्म में होगा। इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद, इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब यहां तक बात आपको समझ में आई? रैखिक बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, द्विघात बहुपद इसमें क्या हो? चर की घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 3। बात समझ गए आपके? और ऐसे भी आपका इसका जो त्रिघात बहुपद का समीकरण बनता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में बनता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहां आपको लिख के बता रहा हूं। जब भी ऐसे आपने ये लिखा द्विघात बहुपद में क्या होता है? द्विघात बहुपद में क्या होता है आपको पता है? जो यहाँ ABC नंबर होते हैं, ABC एक रियल नंबर होंगे, ABC एक रियल नंबर होंगे। ABC कैसे नंबर कहलाते हैं? ABC एक रियल नंबर कहलाते हैं। यहाँ लिखा देखो, यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया। A B C आर रियल नंबर। मतलब जो ABC नंबर होते हैं ये एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, मतलब जीरो नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ये क्या होंगे? ये एक वास्तविक संख्या होंगे। और a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a कभी जीरो नहीं होगा। जैसे हमने लिखा 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये द्विघात बहुपद हम कह ही नहीं सकते।
नहीं कह सकते ना, ये एक रैखिक बहुपद कहलाएगा, ये एक रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि ये पार्ट इतना गायब होगा क्योंकि इसको सब कर दिया 0। तो ए पार्ट ध्यान देना, द्विघात बहुपद में ध्यान देना, द्विघात और त्रिघात दोनों में कि ए क्या हो, ए 0 ना हो, ए मतलब ये वाला पार्ट, ये 0 ना हो। तो हमारे ख्याल से आप सबको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको कुछ बातें यहाँ से नोट करनी हो तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हो बिना दिक्कत के, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। त्रिघात को समझ के इसके फॉर्म में होता है। मैं आपको भी सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस मजे से एंजॉय करते पढ़ते रहिएगा। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ऐसे कंटिन्यू क्लासें करते रहेंगे, पूरी 10th की मैथ हम इसी लॉकडाउन में कवर कर लेंगे। मतलब अनलॉक चल रहा है, फिर भी मैं इसी में खत्म करने का प्रयास करूंगा। पूरे अगस्त में मिला के आपको 1 से 1.5 महीने में पूरी मैथ आपकी खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट, सबसे बढ़िया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं चैप्टर की। आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली कौन सी है आपकी, आप अपने बुक में खोल लीजिएगा प्रश्नावली। हाँ, एक बात कर ले शून्य की, एक हम बात करें शून्य की। शून्य क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, बहुत ही आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा तड़पाता है। शून्य क्या होते हैं, पहला ही चैप्टर आपने शून्य डाल दिया, भैया शून्य पता ही नहीं, आज तक शून्य पढ़े ही नहीं है, पढ़े हैं लेकिन शून्य क्या होता है इसको ही याद नहीं। हम शून्य का यूज करते चले आए, लेकिन शून्य क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा शून्य क्या होते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब शून्य क्या होता है, शून्य सिंपली क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। शून्य क्या होते हैं, किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हो तो आपको एक्स के कितने मान प्राप्त होते हैं, एक्स के 2 मान प्राप्त होते हैं। जैसे आप कोई भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, कोई भी गुणनखंड को सॉल्व करेंगे, आपको एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। अब जो एक्स की 2 वैल्यू मिलती है वही क्या है, शून्य है। जैसे आपने कई समीकरण को सॉल्व किया तो वहां आपको मिला x-2 और x प्लस 2 मिला। अब आप इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो इतना लमसम आपको मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहोगे, अब शून्य का मतलब भाई ये अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे गुणनखंड है कि इसका बराबर 0 हो सकता है, अलग अलग क्या आपस में 0 हो सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर इसे करेंगे x-2 = 0 तो x बराबर, तो x का ये प्रथम शून्य, x का ये प्रथम शून्य। आगे बात करते हैं ये वाली की, इफ x + 2 = 0 तो x बराबर -2। ये बात होगी शून्य की। शून्य मतलब x की वैल्यू होती है। और ये ध्यान देना कि अच्छा मान लो कोई एक समीकरण सॉल्व करो, हमने आपको दिया ये वाला इक्वेशन x² + 4x + 6, हमने आपको दिया x² + 4x + 6, यहां कर लो 4 कर लो, यहाँ x² + 4x + 4 हमने दिया कि आप यहाँ x और y, x के अलावा y का मान प्राप्त करोगे, केवल x की वैल्यू प्राप्त होगी ना। तो मैं यही समझा रहा हूँ, केवल यहाँ कोई भी गुणनखंड या कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व करते हो तो हमेशा एक ही चर की वैल्यू मिलती है, एक ही चर के 2 मान मिलते हैं, एक ही चर राशि के 2 मान मिलते हैं। जैसे यहाँ मिला x का 2 और इसका -2। तो शून्य सिंपली क्या होते हैं, शून्य सिंपली एक मान होता है, एक गुणनखंड का मान होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्नावली नंबर आता है प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में आपको ग्राफ दिया गया है। सिंपली ये क्वेश्चन आपके पेपर में तो नहीं आना है, क्योंकि पेपर में इतना बड़ा यूपी बोर्ड इतना अच्छा नहीं हो गया है कि आपको ग्राफ के पेपर के साथ में एक ग्राफ प्रोवाइड कराएगा। फिर भी अगर पेपर में आ जाता है तो आप आपके पटरी और प्रकार की सहायता से आप कुछ फिगर ड्रा कर सकते हो, यानी कुछ मापदंड बना के 1 2 3 करके आप वहां पर एक ग्राफ खींच सकते हैं। तो आगे बढ़े हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग जाएगा। लिखा गया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.0 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताइए। px के शून्यांकों की संख्या, देखो x की वैल्यू पूछ रहा है ना कि x के कितने शून्यांक होंगे, तो ये बात आप नोट करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपको यहाँ क्या बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके ग्राफ आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। मैं 3 क्वेश्चन एक बार में, सॉरी 3 नहीं, सिंगल क्वेश्चन लगा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में एक बार में लगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा
आप क्या देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, ये y अक्ष हो गया, x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। अच्छा, इस एरो का मतलब समझते हो, जो एरो आगे लग गया, इसका मतलब कि इसका एंड नहीं है अभी, ये बहुत आगे जाएगी, ये आगे जा सकती है, लेकिन अगर ऐसे क्या हो, यहाँ क्या होगा, ये एंड हो गई, ये 4 सेंटीमीटर की है लेकिन इसकी कोई लंबाई नहीं है। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, और ये क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और ये क्या है, लाइन, ये आगे बढ़ सकती है। ध्यान देना, इस एरो को भी और आगे जा सकता है, ये बातें मैं नोट करना, मैं छोटी छोटी बातें आपको ऐसे बताता रहूंगा। तो आपके क्वेश्चन आपके सामने लगा है, वहां आप देखिए जो ग्राफ बना है, जो एक लाइन आपको ये इसके अलावा x अक्ष और y अक्ष के अलावा एक लाइन और आपको दिख रही होगी, वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, वो x अक्ष को जितनी बार काटेगी आपके x के शून्यांक उतने ही मिलेंगे, उतने ही px के शून्यांक होंगे। तो x को लाइन कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं ना, वो केवल एक बार y अक्ष से निकल जा रही है, वो केवल एक बार y अक्ष से निकल जा रही है। तो x के कितने शून्यांक होंगे, px के कितने शून्यांक, तो पहला px बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पे वो कहीं नहीं काट रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो आपको देख रहे हो ये लाइन जो है, जो एक कर्व बनाया गया है सेकंड फिगर में, एक बार ये y अक्ष को काट रही है, दूसरी बार x अक्ष को काट रही है, एक बार y अक्ष को काटी, दूसरी बार x अक्ष को काट रही है। तो x अक्ष को कितनी बार काटी, एक बार, तो शून्यांक कितने हुए, 1, तो px बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लग गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब यहाँ देखो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार निकली, 2 बार निकली और 3 बार निकली, एक बार y अक्ष से भी निकली है। हमें y अक्ष को काउंट नहीं करना है, क्योंकि एक समीकरण में केवल x के मान प्राप्त होंगे, एक साथ y अक्ष और y के मान प्राप्त नहीं होंगे, ये ध्यान देना। तो यहाँ x अक्ष को 3 बार काट रही है, इसका मतलब px के शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे, तो px बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व हो गया, px बराबर 3 में 3 आंसर आ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखना, मैं क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, फिर भी आप बुक पे अगर ध्यान देते रहिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जितनी बार x को काटेगी उतना ही क्या होगा, उतना ही उसके शून्यांक होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक ऐसे कर्व बना दिया, x अक्ष को एक बार, 2 बार, यानी x अक्ष को 2 बार काटा, इसका मतलब px के शून्यांक कितने होंगे, 2, तो px बराबर 2। आप बुक देखते रहिएगा, बाकी काम मेरा है सब कुछ कराने का, मैं क्वेश्चन भी आपको स्लाइड के माध्यम से लगा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आती है 5th की। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5th में देखो x अक्ष को एक बार काटी, 2 बार काटी, 3 बार काटी और 4 बार काटी, यानी x अक्ष को वो 4 बार काट रही है, इसका मतलब px के शून्यांक कितने होंगे, 4 होंगे, तो px बराबर 4। अभी तक बात समझ में आई आपको, जितनी बार x को काटेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कितनी बार डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार, 2 बार और 3 बार, ये बात समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 लिखा गया है, इसमें शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। x अक्ष पर आपको पॉइंट दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काटेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका 1, 2, 3, px बराबर कितना होंगे, px बराबर होगा 3। अभी तक आपने ये बातें नोट की, हमारे ख्याल से आप ये बातें नोट करते आ रहे होंगे, हमारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और क्या करिएगा, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, यही आपका क्या है काम। मेरा काम है यहाँ पर पढ़ाना, बाकी सब काम है क्या आपका, हमारा सपोर्ट करना आपका काम है। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे मैं उतना ज्यादा यहाँ से मोटिवेट होऊंगा और आपको नई नई चीजें यहाँ से प्रोवाइड करता रहूंगा, और आप जैसा कहेंगे मैं वही चैप्टर सबसे पहले उठा के आपको पढ़ा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1 आपकी खत्म होती है, प्रश्नावली 2.1 यही आपकी एंड होती है। अब हम कहाँ चलते हैं, अच्छा थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं किसके बारे में। अब जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 आएगी, तो मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताता हूं, मूलों के योगफल के बारे में और मूलों के गुणनफल के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 भी कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 की।
प्रश्नावली 2.2। अच्छा, हमने आपको बताया अभी द्विघात के हमारे जो द्विघात का जो समीकरण होता है ax स्क्वायर, द्विघात का व्यापक समीकरण ये होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इसके फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में होता है। अब यहां से हमें क्या बातें नोट करनी है आप ही बताओ। एक बात हमें देखना है, अभी हमने हमें इसी का ही मूलों का योगफल बताना है और मूलों का गुणनफल बताना है। तो आप ये बातें हमारे साथ ये नोट करिएगा। अब यहां से अगर हम बता दें कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो यहां देखो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब बी बाई ए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां भी और भी ऐसे कर सकते हो, माइनस बी मतलब माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सी अपान ए का मतलब क्या होगा, सी अपान ए का मतलब हो गया अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसका गुणांक ए है, इसका गुणांक बी है, इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो ये बातें आप समझ गए। तो यहां से आप ये कुछ बातें हमारी नोट करते रहिएगा। तो इस वीडियो में मैं यहां तक बात कर चुका हूं, आपके प्रश्नावली 2.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 2.2 मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आपके सामने हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 के साथ और क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा भाई, कोरोना चल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत गुड बाय, थैंक यू।